पहला सवाल है कि एआरएसटी कॉलेज ने लगातार एनआईआरएफ रैंकिंग्स में टॉप 10 कॉलेजेस में अपनी जगह बनाई है। इस उपलब्धि के पीछे कॉलेज की कोर स्ट्रैटेजी और विजन क्या रहा है? कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एक कॉमन डिस्टिंक्शन रहता है। वो डिस्टिंक्शन होता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को कंपेयर करने के हिसाब से। तो आपके अकॉर्डिंग आज के समय में ये डिफरेंस कितना रेलेवेंट है? किसी भी कॉलेज के बारे में जो एक अवधारणा बनती है समाज में व्यापक रूप से, वो वहाँ अकादमिक जो अध्यापन है, जो क्लासरूम की टीचर यू कॉलेज के बीच चॉइस हो, तो आपके हिसाब से वो कौन सी बात है जो उसे एआरएसटी चूज करने के लिए मोटिवेट करेगी? देखिए, ये तो मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा। आगे जाते हैं तो जैसे कि आपका खुद का जुड़ाव कला और साहित्य से भी रहा है और आप एआरएसडी की मशहूर ड्रामेटिक सोसाइटी रंगायन के शुरुआती दिनों से भी जुड़े रहे हैं और आज इसी मंच से जैसा कि आपने बताया कि राजकुमार राव जैसे बेहतरीन कलाकार भी निकले हैं। तो एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप थिएटर और कल्चरल एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और ओवरऑल ग्रोथ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। 14 से ही एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सेल है हमारे यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉली चर्चा। एडमिशन सीजन चल रहा है और ऐसे में हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, प्रिंसिपल ऑफ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताकि वो हमें एआरएसटी के बारे में और जानकारी दे पाए। सर, पॉली चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं कॉलेज को, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जी। तो सर, पहला सवाल है कि एआरएसटी कॉलेज ने लगातार एनआईआरएफ रैंकिंग्स में टॉप 10 कॉलेजेस में अपनी जगह बनाई है। इस उपलब्धि के पीछे कॉलेज की कोर स्ट्रैटेजी और विजन क्या रहा है? और ये एक सामूहिक प्रयास है और आपने सही कहा। जब से एनआईआरएफ रैंक शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक हम लोग टॉप 10 कॉलेज के अंदर रहे हैं और इसके लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारी नीतियां हैं, वो ये है कि हम लोग विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके ही काम करते हैं जी। और उनके साथ जो हमारे शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, जो उनकी मेंटरिंग करते हैं, तो किस तरह से अंडर ग्रेजुएट बच्चों के साथ हम क्या क्या नया कर सकते हैं, क्या रिसर्च को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, जो ये सब नए फील्ड हैं जो पिछले एक दशक से अब शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे चर्चा में आए हैं, तो इनको हमने केंद्र में रखा है। और एनआईआरएफ रैंकिंग के जो पैमाना है, जो उसके मूल्यांकन का मापदंड है, तो उसको तो नेचुरली हर संस्थान अपनी नीतियों को बनाते हुए केंद्र में रखता है, तो हमने भी रखा। लेकिन मैं मानता हूँ कि केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होते, नीति से काम नहीं चलता है। नीति के क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं, खास करके हमारे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, या जो विद्यार्थी हैं जो उसका अनुपालन करते हैं, या जो हम पॉलिसी बनाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उसको लागू करने में जो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी होती है या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इन सब के सहयोग से, कॉलेज का जो एलुमनाई है, इन सब के सहयोग से ही इन उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है। और हमारी नीति इन्हीं के इर्द गिर्द बनी, जिसमें मुख्य रूप से केंद्र में कॉलेज का विद्यार्थी है। जी, दैट्स अमेजिंग सर। सर, अगला सवाल ये है कि आज के टाइम पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में एक कॉमन डिस्टिंक्शन रहता है। वो डिस्टिंक्शन होता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को कंपेयर करने के हिसाब से। तो आपके अकॉर्डिंग आज के समय में ये डिफरेंस कितना रेलेवेंट है? देखिए, अगर मेरा मत आप जानना चाहती हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की तारीख में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का अकादमिक स्तर पे कोई उस तरह से अंतर नहीं है। जी। कॉलेज लगभग सभी बराबर हैं।
एक ही तरह की गुणवत्ता के क्वालिटी के टीचर सब जगह अपॉइंट होते हैं, चूँकि अपॉइंटमेंट का तौर तरीका सब कॉलेज वही अपनाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत परसेप्शन का सवाल ज़रूर रहता है। कोई 100 साल या 125 साल पुराना संस्थान है, तो उन्होंने एक अपनी उपलब्धियां भी, अपनी साख भी समय के साथ समाज के भीतर कमाई है, तो वो जो अर्जित साख है या जो अर्जित परसेप्शन है वो उनके नाम के साथ चलता है। जो साउथ कैंपस के कॉलेज हैं वो अपेक्षाकृत नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से नए हैं। जैसे मेरा कॉलेज 67 साल पुराना, 67 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है, 59 का ये कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे साउथ कैंपस में ऐसे भी कॉलेज हैं जो हमसे भी नए हैं या उससे भी नए होंगे। तो ये तो चलता रहता है। और किसी भी कॉलेज के बारे में जो एक अवधारणा बनती है समाज में व्यापक रूप से, वो वहाँ अकादमिक जो अध्यापन है, जो क्लासरूम की टीचिंग है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से कराया जाता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो सर्वांगीण विकास हो विद्यार्थी का अगर वहाँ पहुँचता है तो किस तरह से वो उस कॉलेज में क्या क्या इस तरह की सुविधाएं हैं कि उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह के स्किल्स वो ले सकता है जिससे कि उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आगे बढ़ेंगे, और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि ये अंतर और ये जो फासला नॉर्थ और साउथ का था वो मिट गया है। और मैं तो मानता हूँ कि जब से रैंकिंग आई है तो रैंकिंग एक बहुत बड़ा मानदंड है जिसको केंद्र में रख करके विद्यार्थी एडमिशन जब लेने आता है तो निश्चित रूप से रैंकिंग को ध्यान में रखता है। और ये जो एक फासला था नॉर्थ और साउथ का, मेन कैंपस और आउट ऑफ कैंपस का, ये फासला रैंकिंग ने मिटा दिया है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी सर, तो आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की वजह से साउथ और नॉर्थ कैंपस का डिस्टिंक्शन काफ़ी ब्लर हुआ है। तो अगला सवाल मेरा कुछ ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास ARSD और किसी दूसरे रेप्यूटेड DU कॉलेज के बीच चॉइस हो, तो आपके हिसाब से वो कौन सी बात है जो उसे ARSD चूज करने के लिए मोटिवेट करेगी? देखिए, ये तो मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जब भी एडमिशन लेता है जी, तो उसके दिमाग में सबसे पहला तो उसका पसंदीदा विषय होता है और उस विषय के साथ वो कॉलेज का चयन करता है। अब सवाल ये है कि ये तो विद्यार्थी की अपनी पसंद है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क UGCF लागू हुआ है, उसके तहत जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हमने करने की कोशिश की है। दूसरी बात कि क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ हमारे यहाँ रिसर्च का, इनोवेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, इन सब के काफ़ी अवसर हैं। आप इसके साथ साथ बहुत सारे स्किल भी प्राप्त कर सकते हो जिससे कि आपको आगे आपके कैरियर को चुनने में मदद मिलेगी। साथ में हम बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध कराते हैं विद्यार्थी को जो मुझे लगता है बाकी कॉलेज भी कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी कॉलेज नहीं कराते हैं, लेकिन हम कुछ अपना डिस्टिंक्टिव काम, कुछ अलग काम करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमारा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का मुझे लगता है एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो साल में 4 दिनों का थिएटर फेस्टिवल अपना करता है जी। तो उसमें हमारे एलुमनाई भी पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे भी करते हैं, और वो बिल्कुल हम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मंडी हाउस में जा करके श्री राम सेंटर में या किसी बड़े सभागार में हम अपने नाटकों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के अवसर, और यही वजह है कि हमारे यहाँ से इतने कम समय में राजकुमार राव जैसे एक्टर भी निकल करके सामने आए। तो मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि हर कॉलेज की अपनी खूबी और खासियत है। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग जो मजबूत चीज़ है वो हमारा रिसर्च है, हमारा इनोवेशन है, हमारा इकोसिस्टम है, प्लस जो यहाँ एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एटमॉस्फेयर हम देते हैं, जो जिस तरह के हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो थिएटर का हो या वो कल्चरल सोसाइटी के थ्रू हो या फैशन डिजाइनिंग का हो या डिबेट का हो, डिक्लेमेशन का हो, बाकी सारे जितनी फाइन आर्ट्स का हो, हर सोसाइटी के भीतर बहुत सारी एक्टिविटीज, और साथ साथ
जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, बाहर से अच्छे लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करना या कराना, बहुत से क्रिएटिव राइटर्स को बुलाना, लेखकों को बुलाना, उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराना, तो ये कुछ ऐसी लगातार चलने वाली गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से मुझे लगता है कि विद्यार्थी हमारी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई कॉलेज के बारे में, पर अब मेरा सवाल ये है कि हर रेप्यूटेड कॉलेज को लेकर कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस भी होते ही है। तो आपके एक्सपीरियंस में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज को लेकर सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है और उसकी रियलिटी क्या है? देखिए, अगर ये बात कहें तो मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि एक मिसकॉन्सेप्शन तो पहले इस कॉलेज के बारे में था। चूँकि मैं 2013 में मैं प्रिंसिपल बना इस कॉलेज का, हालांकि मैं 92 से यहाँ पढ़ाता हूँ, तो उस मिसकॉन्सेप्शन के साथ मैंने यहाँ काफ़ी समय गुजारा है। और मतलब इस कॉलेज के बारे में एक अवधारणा उतनी अच्छी नहीं थी, जो परसेप्शन कहते हैं वो परसेप्शन अच्छा नहीं था, मिसकॉन्सेप्शन था, और कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जे के कॉलेज के रूप में लोग मानते थे। लेकिन समय के साथ मैं ऐसा मानता हूं, हालांकि ऐसा नहीं था कि फैकल्टी तब भी यहाँ खराब थी, पढ़ाई कम होती थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण से मिसकॉन्सेप्शन समाज में बना हुआ था। लेकिन वो मिसकॉन्सेप्शन हमने समय के साथ पिछले एक दशक से ज़्यादा में 12-13 साल में वो मिसकॉन्सेप्शन हमने तोड़ा है और हमने स्थापित किया है कि नहीं, साउथ कैंपस के हम बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं और हम आज की तारीख में कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉलेज है हम उसको बराबरी का टक्कर दे सकते हैं हर स्तर पे, और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और ये काम जारी है। तो एक मेरा तो दोहरा काम है, एक तरफ उस मिसकॉन्सेप्शन से लड़ना भी है जो एक भ्रांत अवधारणा समाज के भीतर, इस कॉलेज के भीतर में के बारे में बैठी हुई है, उससे भी लड़ना है, नए काम भी करना है, नए मानक तय करना है और उस पर स्थापित होना है, ताकि आगे आने वाले समय के लिए ये हमेशा याद किया जाए कि ARSD कॉलेज बेस्ट एजुकेशन सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अमेजिंग सर। सर, कुछ देर पहले आपने थिएटर और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी, तो इसमें ही थोड़ा और आगे जाते हैं। तो जैसे कि आपका खुद का जुड़ाव कला और साहित्य से भी रहा है और आप ARSD की मशहूर ड्रामेटिक सोसाइटी रंगायन के शुरुआती दिनों से भी जुड़े रहे हैं, और आज इसी मंच से जैसा कि आपने बताया कि राजकुमार राव जैसे बेहतरीन कलाकार भी निकले हैं। तो एक टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप थिएटर और कल्चरल एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप और ओवरऑल ग्रोथ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो कितना भी कम बोलने वाला हो या वो कितना भी शर्मीला स्वभाव का हो, साई नेचर का हो, अगर उसको आप सही उसकी मेंटरिंग करते हैं और सही प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर आप मंच देते हैं, उसको अवसर देते हैं, हाँ, मेंटरिंग के साथ उसको प्रोत्साहित करना होता है, उसको हतोत्साहित नहीं करना होता है। कई बार मंच पर चढ़ने में बच्चों के पैर डगमगाते हैं, तो वहाँ उनका हाथ आपको थामना पड़ता है, उनको हिम्मत देनी पड़ती है, उनकी पीठ पे थपकी देनी पड़ती है कि नहीं, तुम बहुत अच्छा करोगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आश्चर्यजनक परिणाम निकलते हैं। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। यहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी थी नहीं पहले, मैं उसका संस्थापक सदस्य हूँ। जब हमने बनाया था तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी गर्ल्स को देखा, लड़कियों को देखा, जो बिल्कुल क्लास में एक शब्द, मतलब एक लाइन बोलने में हिचकिचाती थी, उनको डर लगता था। और जब पहली बार उनको मंच पर हमने चढ़ाया तो उनको भय होता था, वो रोती थी कि नहीं सर, हमसे नहीं होगा। और उन्होंने अभिनय किया और इतना जबरदस्त अभिनय किया, और आज की तारीख में वो लड़कियां बहुत अच्छी जगह पे अपने कैरियर में सेटल हैं। इन गतिविधियों ने उनके जीवन में उनको आत्मविश्वास दिया, उनको साहस दिया, उनको उनके भीतर निर्भयता दी, उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ, और यही कारण है कि वो आज सफल हो सके। इसलिए मैं मानता हूं कि कॉलेज के भीतर अकादमिक क्लासरूम टीचिंग और अकादमिक गतिविधियों के अलावा अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, जिसमें समाज के भीतर काम करने का अवसर मिलता है, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को समझने का अवसर मिलता है, जिसमें समाज की क्या समस्याएं हैं उसको भी समझने का अवसर मिलता है, और जहां आप अपने व्यक्तित्व को
लगातार निखार सकते हो, आप कैसे धारदार हो सकते हो, कितना अच्छा बोलने की कला सीख सकते हो, कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हो, कितनी आपकी संप्रेषणीयता या आपका एक्सप्रेशन का पावर कितना पावरफुल हो सकता है, ये आप इन मंचों के माध्यम से सीखते हो। ये आपके व्यक्तित्व को बनाता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है और आपको विश्वास से भर देता है। काफ़ी शानदार सर। ऑल्दो आप खुद मेंशन कर चुके इस कॉलेज की एक और डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में, पर फिर भी हम बोलना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर रिसर्च को पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल से जोड़ा जाता है, लेकिन ARSD अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कल्चर के लिए भी जाना जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग यूजी लेवल पर रिसर्च का एक्सपोजर स्टूडेंट्स के करियर और हायर स्टडीज़ में और क्या कंट्रीब्यूट करता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, अंडर ग्रेजुएट रिसर्च तो अब 4 ईयर प्रोग्राम में आ गया पिछले साल से, लेकिन मैंने इस पे प्रयोग 2014 से शुरू कर दिया जी। और हमारे यहाँ कई सारे स्कीम थे, इनोवेशन प्रोजेक्ट थे, टीचर्स के अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट थे। मैंने शिक्षकों को कहा कि आप अपने साथ दो चार अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे जो अच्छे हैं, आप उनका इंटरव्यू कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, और जो काम करने में, रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हैं उनको जोड़ो। मेरा ध्येय यही था कि अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी से रिसर्च से, इनोवेशन से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हायर एजुकेशन के प्रति या रिसर्च के प्रति उसके मन में अभिरुचि जगेगी। और अगर वो कुछ अच्छा काम कर जाता है, उसके अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं जो हुए, ठीक है, या कुछ इनोवेटिव कर जाता है, तो उसको ख्याति प्राप्त होगी। आपका काम है प्रयास करना। आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति को वैज्ञानिक नहीं बना सकते, लेकिन क्या पता आपके छोटे छोटे प्रयासों से कोई देश को एक बड़ा वैज्ञानिक मिल जाए या कोई ऐसा काम कर दे जिससे देश का भला हो। तो इन्हीं सब छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के मन में हमने इस तरह की मुहिम छेड़ी थी और उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मिला। अब बड़ा सुखद है कि NEP में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 4थे साल का रिसर्च का ट्रैक आया है, उससे अब इस चीज़ को और बल मिला। जो काम हम पहले ऐसे कर रहे थे, अपने एफर्ट से कर रहे थे, अब वो करिकुलम का हिस्सा हो गया है, तो उसको और आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। दूसरी बात है कि जो बच्चा रिसर्च से, इनोवेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में साफ होता है कि आगे जाके मुझे क्या करना है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे रिसर्च में जाना है। और अगर रिसर्च नहीं होगा, नए तरह के शोध नहीं होंगे, नए नवाचार नहीं होंगे, तो समाज में नई नई जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, छोटे और बड़े स्तर पे, उनका समाधान कैसे होगा? तो यदि रिसर्च से ही होगा। और रियल जो रिसर्च वही है जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनका निदान ढूंढे, और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये प्रयास हम पहले से कर रहे थे, अब चूंकि वो करिकुलम का हिस्सा है तो उस प्रयास को और पुख्ता हुआ है हमारा, और उसको मदद मिली है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि NIRF रैंकिंग में जो रिसर्च का पॉइंट है, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे हमारा कॉलेज कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर इसीलिए है क्योंकि हमने पहले से रिसर्च को केंद्र में रखा। और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इस पर बल देंगे, तो मुझे लगता है ये और आगे बढ़ेगा। इसमें अभी बहुत किए जाने की गुंजाइश है। और मैं जो विद्यार्थी हमारे पिछले साल 4 ईयर में थे या जो अब आगे भी हैं, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं कि वो कुछ क्वालिटी का काम करेंगे, वो कुछ इस तरह का रिसर्च करेंगे जिससे समाज का और देश का भला होगा। ओके सर, कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स और अप्लाइड साइंसेस की काफ़ी प्रोग्राम्स है। आज के चेंजिंग एकेडमिक और इंडस्ट्री लैंडस्केप को देखते हुए ARSD अपने करिकुलर और टीचिंग अप्रोच को और किस तरह कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करता है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी बन सके? हालांकि आपने रिसर्च का भी एक पॉइंट दिया, पर आप और क्या बता सकते हैं? देखिए, जो भी पाठ्यक्रम या करिकुलम, जो अप्लाइड कोर्सेज हैं या जो नॉर्मल कोर्सेज हैं, जो भी हमारे यहाँ चलते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि क्लासरूम में आप एक तो बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो पढ़ाई के लिए जो टेक्नोलॉजी, जैसा अब AI आ गया है जी, तो उससे आप बच नहीं सकते हो, उसको सीखना पड़ेगा। विद्यार्थी को भी उसका इस्तेमाल वो कर सकता है और टीचर भी कर सकता है, लेकिन हम उस पर आश्रित नहीं हूँ।
हम अपने दिमाग से उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि वो हमारे लिए मददगार हो, बल्कि ये नहीं कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि टीचिंग और लर्निंग में जो क्लासरूम की टीचिंग है, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए, उसमें हम कितना इनोवेटिव हो सकते हैं, हम कितना उसमें नया प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि क्लास में 55 मिनट या 1 घंटा पढ़ा करके लेक्चर दे करके ही चीज़ों को समझाया जाए, बल्कि ये भी हो सकता है हम किसी विजुअल के माध्यम से, हम किसी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, या किसी ऐसे जगह पे टूर करा करके, कुछ सर्वे करा करके, कुछ डेटा के माध्यम से, कुछ इस तरह से हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि विद्यार्थी को उसको समझना आसान हो और सीखना आसान हो। तो हमारा उद्देश्य हमेशा से टीचिंग में इस तरह के मेथड को अपनाना है जो विद्यार्थी के लिए सरल और सहज हो और उससे वो बेहतर तरीके से सीख पाए। जी सर, इसी में आपने कुछ एआई पर बात कही थी, जिससे हमें एक पॉइंट मिला कि एआई के कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं कि हम कितना रिस्पॉन्सिबली एआई को यूज़ करते हैं। उसके लिए धन्यवाद सर। सर, आज के स्टूडेंट सिर्फ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज और जैसा कि आपने भी कहा था एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च और हायर स्टडीज़ में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज इन अलग अलग करियर एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ अलग इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 14 से ही एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सेल है हमारे यहाँ, हम काम करते हैं, जो कंपनीज को बुलाने के लिए प्लेसमेंट सेल है। मैं खुद प्रिंसिपल बनने के पहले प्लेसमेंट का इंचार्ज रहा हूँ, तो वहीं से मैंने यहाँ कंपनी बुलाने के सफ़र की शुरुआत की थी। वो अब जारी है और सारे बिग कंपनी जो भी हैं वो हमारे यहाँ आते हैं और अच्छी प्लेसमेंट हमारे यहाँ होती है। तो वो तो है ही, उसमें कोई जहाँ तक बात है रिसर्च की, तो रिसर्च का इकोसिस्टम है।